लालू जी बड़े फूदी हैं, बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, ईश्वर उनको लंबी आयु दे। पिछड़ा समाज के बड़े नेता हैं भाई मुकेश सहनी। उनके पिताजी का कत्ल हो गया, हत्या हो गई, अभी तक तेजस्वी जी वहां पहुंचे नहीं देखने के लिए। राहुल गांधी मिसगाइडेड मिसाइल है। राहुल गांधी से देश की जनता कोई अपेक्षा नहीं करती है। बजट में प्रावधान किया, धन्यवाद है मोदी जी, कम से कम देश के राज्यों के विकास के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। देश की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि इस बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ली है, बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, एनडीए के साथ सहयोगी हैं, सबसे बड़े सहयोगी दलों में चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार साथ हैं। तो चर्चाएं अक्सर चलती रहती हैं कि नीतीश कुमार क्या 5 के 5 साल साथ रह सकेंगे, क्योंकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ को लेकर विवाद चल रहा है, बजट भी विपक्ष को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया। तो इन तमाम मुद्दों पर, देश की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है, इन तमाम मुद्दों को पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं रोहित कुमार सिंह, राष्ट्रीय संयोजक युवा चेतना। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एनएमएफ न्यूज पर। बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि जो बजट आया, बजट से शुरुआत करते हैं। बजट आया है और विपक्ष को यह बजट पसंद नहीं आया। हालांकि मोदी सरकार का कहना है कि ये भविष्य का बजट है, अब इससे बेरोजगारी आपको देश में बहुत कम करने में मदद मिलेगी। विपक्ष को तो देश ही पसंद नहीं है। विपक्ष को तो भारतीय संस्कृति, सभ्यता, हमारी शिक्षा पद्धति, हमारे नियम, हमारे कानून, हमारे कायदे, देश की बहुसंख्यक आबादी, देश के हर वर्ग की समृद्धि ही पसंद नहीं है। तो विपक्ष को पसंद कराने के लिए क्या करे देश की जनता? अब विपक्ष को पसंद आए ना आए तो क्या देश नहीं चलेगा? देश तो अपने नियम और कायदे से न चलेगा। देश को नियम और कायदे से चलाने के लिए पूज्यपाद बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए संविधान को हम मानते हैं और संविधान के दिए हुए कानूनों के प्रावधान पर देश चल रहा है। विपक्ष को अच्छा नहीं लगता है। विपक्ष कैसे अच्छा मानेगा? देश की प्रगति के लिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो तीसरी बार सरकार बनी, आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, महिला, पिछड़ा, दलित, किसान, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, देश के हर वर्ग के उन्नति, प्रगति, सदगति के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाला बजट लाया है। अब इससे भी विपक्ष संतुष्ट नहीं है, तो अब राम जी की कृपा हो, विपक्ष के ऊपर सद्बुद्धि आए ताकि कुछ समझ में आए उन लोगों को। अच्छा, विपक्ष का यह आरोप है कि सहयोगियों को साधने के लिए इस बजट में बहुत ज्यादा खर्च किया गया चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के ऊपर। लगभग 74,000 करोड़ रुपए दोनों को आर्थिक सहायता दी गई है एक्स्ट्रा में। चलिए, धन्यवाद है प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने आंध्र प्रदेश और बिहार के पिछड़ेपन से मुक्ति दिलाने के लिए हृदय खोल के बजट में प्रावधान किया है। धन्यवाद है मोदी जी को, कम से कम देश के राज्यों के विकास के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मैं तो आश्चर्य करता हूं कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस ने तो नियम बनाया था सिर्फ अपने दामाद जी के विकास के लिए। तो मोदी जी में और कांग्रेस में यही अंतर है। मोदी जी देश के राज्यों के प्रगति के लिए नियम बनाते हैं और कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आती है तो रॉबर्ट वाड्रा साहब के प्रगति के लिए नियमों का पालन करने का प्रयास करती है। तो ये अंतर है देशभक्त नेता मोदी जी में और परिवार भक्त नेतृत्व कांग्रेस पार्टी में। अच्छा, आरोप यह भी है विपक्ष का आपके ऊपर कि सरकार बचाने वाला बजट है, ना कि आम जनता को लुभाने वाला बजट है। ना किसानों के लिए बहुत कुछ प्रावधान किए गए, किसान सम्मान निधि नहीं बढ़ाई गई, एमएसपी पर बात नहीं की गई, एमएसपी नहीं दी गई। सिर्फ सरकार की जो 2 टांगे लगी हैं कुर्सी में, उन्हें बचाना है, उन्हें सुरक्षित रखना है। विपक्ष किस दुनिया में जीता है हमको समझ में नहीं आता है। सिर्फ 2 टांगे कौन कौन सी हैं? क्या महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अजीत पवार जी के नेतृत्व में लोग नहीं हैं क्या? क्या एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में शिवसेना में सम्मिलित लोग भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के हिस्सेदार नहीं हैं क्या? क्या दलित नेता रामदास अठावले जी एनडीए के पार्टिसिपेंट नहीं हैं क्या? क्या बिहार में उपेंद्र कुशवाहा जी, पशुपति पारस जी, जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान जी, नीतीश कुमार जी एनडीए के अलायंस पार्टनर नहीं है क्या? क्या बात कर रहा है विपक्ष? हमें तो समझ ही में नहीं आता है। क्या उत्तर प्रदेश में आदरणीय अनुप्रिया पटेल, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर, आदरणीय संजय निषाद जैसे महत्वपूर्ण राजनेता एनडीए अलायंस के हिस्सेदार नहीं है क्या? क्या असम में अतुल बोरा के नेतृत्व में असम गण परिषद,
बोडो पार्टी, मेघालय में कॉनरेड संगमा, नेफ्यू रियो के नेतृत्व में नागालैंड में, मणिपुर में, मिजोरम में, हर जगह क्या अलायंस में एनडीए के साथ लोग नहीं है क्या? बिल्कुल है। क्या ऑपोजिशन बात कर रहा है दिग्भ्रमित करने का? और रहा बात आरोप का, तो मुझ पर ऑपोजिशन क्या आरोप लगाएगा? हम ऑपोजिशन पे आरोप लगाते हैं देश को बर्बाद करने का, देश के विनाश की पटकथा को लिखने का और एक परिवार के पीछे खड़ा होने का। देश एक परिवार नहीं है, देश में 150 करोड़ लोग रहते हैं और वो सब देश का परिवार है। और उस परिवार के मुखिया के रूप में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। मैं किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता नहीं हूं। युवा चेतना एक स्वतंत्र राजनीतिक संगठन है जो समाज निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए अनवरत काम कर रही है। अच्छा, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आए, उसके बाद एक सवाल उठने लगा जो विपक्ष अक्सर कहता था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अब बीजेपी के भीतर के नेता, आरएसएस के भीतर के नेता या फिर आम जनमानस भी इस बात को दूसरी तरीके से कह रहे हैं कि जिसके जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। मतलब जो बीजेपी का कोर वोटर है, आप उसका ख्याल ज्यादा रखिए, आप उसका ख्याल रखिए। आपने उसे दरकिनार कर दिया, क्या वाकई में आप बताइए मुझे दरकिनार किया गया इस बार और उसी का यह नतीजा रहा? ऐसा अभिषेक भाई, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं हूं, मैं किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता नहीं हूं, लेकिन मैं देश का आम नागरिक हूं, आम नौजवान हूं। इस देश में वंचित वर्ग के पक्ष में लंबे समय तक लड़ाइयां लड़ी गई हैं। सामाजिक न्याय आंदोलन के अगुवाओं ने देश में समानता की लड़ाई लड़ी है। निश्चित रूप से जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी जनसंख्या उस हिसाब से उसका मान सम्मान होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने ये नहीं किया। आज ऑपोजिशन में बैठी राजनीतिक दलों ने ये काम नहीं किया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने क्या किया ये सबको पता है। एक परिवार के दर्जन भर लोग संसद और विधानसभा में पहुंच गए, गरीब और वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वहीं रह गया। बिहार में लालू यादव जी के परिवार ने किस प्रकार का नंगा नाच किया। लालू यादव जी के लिए बिहार का मतलब आदरणीय मीसा भारती, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, आदरणीय रोहिणी आचार्य, आदरणीय मीसा भारती जी की माता जी आदरणीय राबड़ी जी हैं। क्या बिहार में 14 करोड़ लोग सिर्फ एक परिवार से संबंध रखते हैं क्या? क्या अन्य जात, अन्य धर्म को मानने वाले लोग बिहार में नहीं हैं क्या? अगर सच मायने में सभी वर्ग के लोगों के प्रगति की चिंता किसी सरकार ने की तो उस सरकार का नाम नरेंद्र मोदी की सरकार है। अच्छा, लालू परिवार का आपने जिक्र किया तो मुझे ध्यान आया कि किस तरीके से अंबानी को वो घेरा करते थे, तेजस्वी यादव लगातार घेरा करते थे। लेकिन जैसे ही अनंत अंबानी की शादी का न्योता आया तो सब परिवार वो उस शादी में शामिल हुए, जिस पर लोगों ने काफी ट्रोल भी किया लालू यादव के परिवार को। लालू जी बड़े फूदी हैं, बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, ईश्वर उनको लंबी आयु दे। स्वास्थ्य खराब चल रहा है। हम सब लोग भगवान विश्वनाथ से, बाबा महेंद्र नाथ जी से और भवानी जी से प्रार्थना करते हैं, आमी भवानी से, कि भाई जल्दी, थावे भवानी से भी प्रार्थना है कि लालू जी स्वस्थ हों, मजबूत हों और पुनः अपने पुराने रौ में बिहार को जो लूटने का अंदाज उनका रहा है उससे इतर जो विद्यार्थी जीवन की राजनीति वो करते थे, जयप्रकाश नारायण जी की पाठशाला में पढ़ते हुए उस राजनीति को पुनर्जीवित करने का प्रयास करें। लालू जी फूदी बहुत हैं। तो भाई अनंत अंबानी जी के शादी में तो कई प्रकार के व्यंजन बने थे, तो उसका लुत्फ लालू जी कैसे नहीं लेते, इसलिए चार्टर प्लेन पर बैठ के बंबई गए थे खाने का स्वाद लेने के लिए। अच्छा, कई प्रकार के व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए। फूडी आप उसलिए कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी के साथ चिकन मटन जो पकाया था सावन के महीने में, सावन आ गया। हाँ, अब पता नहीं फिर इस साल मत पकाने लगे मीट, मुर्गा, मछली, अंडा। हाँ। तो सावने में खाते हैं। इनके बेटा नवरात्रि में हेलीकॉप्टर पे खा रहे थे भाई मुकेश सहनी जी के साथ। पिछड़ा समाज के बड़े नेता हैं भाई मुकेश सहनी। उनके पिताजी का कत्ल हो गया, हत्या हो गई, अभी तक तेजस्वी जी वहां पहुंचे नहीं देखने के लिए। अब मछली खा रहे थे सुखा करके हेलीकॉप्टर में। तो यही तो है लालू जी के परिवार का विचार, उनकी नियति, उनका नियत बड़ा अलग है। बाकी राहुल गांधी भी बहुत मुखर हैं बजट को लेकर या फिर सरकार को लेकर, लेकिन बीच में जो है वो राहुल गांधी गायब रहे। जिस तरीके से चुनाव राहुल गांधी मिसगाइडेड मिसाइल हैं। राहुल गांधी से देश की जनता कोई अपेक्षा नहीं करती है। राहुल गांधी जी को देश की जनता ने लगातार तीसरी बार सत्ता से बाहर कर दिया। लूडो के खेल में 99 पर आउट होकर 3 पे आ गए हैं। कुछ होना नहीं है। कांग्रेस पार्टी को देश की जनता ने लगातार तीसरी बार रिजेक्ट किया। राहुल गांधी मिसगाइडेड मिसाइल हैं। 1962 के बाद
नरेंद्र भाई मोदी पहले ऐसे राजनेता हैं भारत में जिनको तीसरी बार सरकार बनाने के लिए समर्थन देश की जनता ने दिया है। राहुल गांधी का कोई कंपैरिजन मोदी जी से नहीं हो सकता है। नहीं, कंपैरिजन तो खैर नहीं हो सकता। तो मतलब एक बात छोटी सी और बता दीजिए, भविष्य में लगता है आपको राहुल गांधी इस पद के लिए उपयुक्त हैं या प्रधानमंत्री बन सकते हैं भविष्य में? मैं ज्योतिषी तो नहीं हूं, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला एक कार्यकर्ता हूं। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने योग्य व्यक्ति नहीं है। वो क्वालिटी ही उनके अंदर नहीं है? नहीं है। मतलब मतलब आपका मानना ऐसा कि वो राजनीति से ही कुछ और अलग मतलब ही कैन नॉट बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। राजनीति कर रहे हैं, देश के वंचित वर्ग, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगरा, देश की संपूर्ण जनता राहुल जी के विचारों से इत्तेफाक नहीं रखती है। चलिए, बहुत राहुल गांधी इज रिजेक्टेड इन द आईज ऑफ पब्लिक ऑफ इंडिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जो तमाम मुद्दे थे देश में इस वक्त देश की राजनीति में चल रहे थे, उन सभी मुद्दों पर हमने रोहित सिंह जी से बात की और उन्होंने अपनी बेबाक राय भी रखी। और इसी बेबाकी के लिए ये जाने भी जाते हैं अक्सर, जिस बेबाकी के साथ ये जवाब देते। तो ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।